बीए में पढ़ने वाला करीब 21 साल का एक लड़का जिसके मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक उसकी फोटो थे, उसके दोस्त के फोटो थे। अब इसी बीच में उस लड़के को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग जाती है। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते कब अपनी उस मोबाइल का एक्सेस उन मोबाइल वालों के पास पहुंच जाता है जो गेम खिलाते हैं, समझ नहीं आता। इसी बीच में शुरुआत में तो वो गेम जीतता था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो गेम हारने लगता है। जब हारने लगता है तो उसमें सट्टा लगाते थे और सट्टा लगाते लगाते कब वो कर्जे में आने लगता है उसको पता ही नहीं चल रहा था। और ऐसे करते करते वो उसे लगभग 10 लाख रुपए वो माइनस में चला जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। यदि वो ऑनलाइन गेम ना खेले तो उसे डर ये बैठा दिया गया कि तुम्हारी जो आपत्तिजनक फोटो हैं, तस्वीरें हैं, उनको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिए जाएंगे। यदि वो गेम खेलता है तो उसे पैसे की जरूरत है। अब पैसे करे तो इंतजाम कहां से करे, इसलिए उसने अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर देता है। और एक दिन चोरी करते करते उससे एक कत्ल हो जाता है, और वो भी कत्ल एक भयानक रूप में होता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़का गेम खेलते खेलते कब कातिल बन गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है पीजीआई थाना, और पीजीआई थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बाबूखेड़ा। ये बात है 3 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। 17 साल का एक बालक जिसका नाम नितिन यादव होता है, अभी तक वो अपनी चाचा के घर पर था। इसी बीच में चाचा के घर पे कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। उसकी माँ नानी के घर से अब आ गई होगी। जैसे उसने ये बात कही, उसने कहा ठीक है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। घर के अंदर जब उसने प्रवेश किया तो दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद जो उसने दृश्य अपनी आंखों से देखा था उसको यकीन नहीं हो रहा था। घर का आंगन है और घर का जो बरामदा है उसके बीच में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी नजर दीवारों पे पहुंचती है तो दीवार पर भी जो खून था वो फैला हुआ था, और चारों तरफ इधर से उधर न केवल खून फैला हुआ था बल्कि पास में ही गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर पे भी खून के धब्बे लगे हुए थे। उसकी चीखें निकलने लगती हैं, और जैसे वो चीखता है, चिल्लाता है, पास में ही उसके चाचा का घर होता है। वो भी अचानक से वहां से दौड़ते हुए आते हैं और आसपास के घरों तक भी आवाज पहुंच जाती है। तो आसपास के घर के लोग भी आ जाते हैं। आकर देखते क्या है कि घर का सामान है जो इधर उधर फैला हुआ है। अलमारी है, खुली हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बदमाशों ने घर के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद फिर लूटपाट करने की कोशिश की। और इस महिला ने, जिसका नाम रेनू यादव है, उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने इसको मार दिया है। बस इसके बाद ही बात सूचना पुलिस तक दी जाती है, और पुलिस के साथ साथ ही जो इस घर का मालिक होता है, इसका नाम राकेश यादव होता है, उस तक भी सूचना दी जाती है। वो डेयरी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और फिलहाल अपने पशुओं को चराने के लिए लेके गया हुआ था। और जैसे उस तक ये खबर पहुंचती है तो जो घर आता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इस बीच में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, चाहे वो इलाके के डीसीपी हो या थानेदार हो, फोरेंसिक टीम हो या और अन्य कई टीमें थी। जब मौके पर आती हैं, आने के बाद वो जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। उससे कहा जाता है कि तुम एक तहरीर दो बनाकर, और जो भी तुम्हारा सामान गया हुआ है, ताकि हम पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकें। जैसे थाने में तहरीर दी जाती है, तहरीर के माध्यम से बताया जाता है कि घर में लगभग 40,000 रुपए या 50,000 रुपए की उसके पास रकम रखी हुई थी नकदी, साथ ही जो उसकी पत्नी के और बाकी जेवरात रखे हुए थे, लगभग 7 या 8 लाख रुपए के जेवरात रहे होंगे, जो अब घर में नहीं है, यहां से गायब हो चुके हैं। यह बात सुनने के बाद आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जांच पड़ताल में जुटने के बाद उससे और पूछा जाता है कि घर में कौन कौन सदस्य हैं और क्या क्या करते हैं। तभी बताता है कि उसको 3 बेटे हैं। एक का नाम प्रीत यादव है, दूसरे बेटे का नाम निखिल यादव है, और तीसरे बेटे का नाम नितिन यादव है। प्रीत यादव और नितिन यादव तो मौके पर मौजूद थे, लेकिन जब निखिल यादव की जांच पड़ताल की जाती है, ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तो उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था और उसका नंबर स्विच ऑफ हो रहा था। आखिरकार पुलिस ने सीडीआर की मदद से ये जानने की कोशिश की तो उसने एक अपने दोस्त को लगभग 26 बार उसने फोन किया। 27वीं बार में जाकर फोन उठ जाता है, और उसी ने अपने मामा को भी फोन किया था। और इन दोनों से जब पुलिस ने बातचीत की तो इनसे ये पता चला कि घर में कुछ बदमाश घुसाए थे। उन्होंने घर में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। मां ने विरोध किया तो उन्होंने मां की हत्या कर दी। बस वो उनका पीछा कर रहा है, और पीछा करते करते बस वो उनके बहुत करीब तक पहुंच चुका है, और उसका उस वक्त में नंबर बंद हो जाता है। अब पुलिस उस लड़के यानी कि निखिल यादव की तलाश में जुट जाती है कि आखिरकार निखिल यादव कहां है, सुरक्षित है कि नहीं है। अब राकेश यादव जो उसका पिता होता है, वो उसका रो रो कर बुरा हाल था। अपनी पत्नी को देखता है और गायब हो गया उसके अपने बेटे को देखता है। कहता है कि साहब, मेरे बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है। उन बदमाशों को जितनी जल्दी हो सके आप ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। अब यह घटनाक्रम पूरे इलाके में आग की तरफ फैल जाता है, लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। अब यह खबर अखबार में प्रकाशित हो जाती है और आसपास के जिलों तक भी खबर पहुंच जाती है। इसी बीच में फतेहपुर का रहने वाला एक लड़का अखबार पढ़ रहा था, और अखबार पढ़ते पढ़ते जब उसकी नजर अखबार पर पड़ी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। एक फोटो वो देखता है, फोटो देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूं
तो क्या करूं। फतेहपुर का वो रहने वाला लड़का वो आसपास अपने कुछ लोगों से मशवरा लेता है, सलाह लेता है कि साहब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसने लोगों ने मशवरा दिया कि तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, अपनी कहानी बतानी चाहिए। अब उसने पुलिस को संपर्क किया। संपर्क करने के बाद पुलिस से बताया कि साहब अब ये 3 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो चारबाग रेलवे स्टेशन पर था और चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन का इंतजार करते करते एक लड़के पर उसकी नजर पड़ जाती है। करीब 21 साल का एक लड़का होता है। वो रो रहा था, उसके पास जाता है, जाकर बैठ जाता है। पहले तो वो उसे पानी पिलाता है, उसके बाद उसके लिए कुछ खाने की चीज भी लेके आता है। वो खाते पीते हुए जब आराम से वो इत्मीनान से वो शांत हो जाता है, तब वो लड़का फतेहपुर का रहने वाला उस रेलवे स्टेशन पर रोते ही लड़के से पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है। वो कहता है कि भैया मेरे माता और मेरे पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, दोनों ही मर चुके हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। कई कई दिन ऐसे बीत जाते हैं जब रोटी हाथ भी नहीं आती, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, दुखी हूं, काम कोई मुझे मिल नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई मेरी कुछ ज्यादा है नहीं। उस लड़के ने जब ये बात सुनी, उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, एक काम करो मेरे गांव चलो, मेरे साथ काम करना, मेरा कुछ हाथ बढ़ाना, और जो भी मिलेगा मिल बांट के आराम से खा लेंगे, और जब तुम्हारी कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाएगा तुम वहां से चले जाना। जब ये इस बात का ऑफर उस लड़के को दिया जाता है तो वो तैयार हो जाता है। उस लड़के को लेकर वो अपने घर आ जाता है, और घर उसके पास अभी आए हुए उसे 3 तारीख को लाया था, 4 और 5 की तारीख ही हुई थी अभी। अब उसने अखबार देखा, अखबार देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस फोटो को वो अखबार में देख रहा है वही लड़का तो उसके घर पर है। उसका वो मिलान कर रहा है, उसकी दाढ़ी, उसके बाल, उसके चेहरे मोहरे को देख रहा है। उसने अपने घर वालों को दिखाने की कोशिश की, तभी उसने पुलिस से संपर्क किया। तो पुलिस सूचना मिलने के बाद उसके फतेहपुर में गांव पहुंच जाती है। गांव जाने के बाद उस लड़के को जब पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि वो वही लड़का था जिसको पुलिस कई दिन से तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उस लड़के को लेकर लखनऊ आती है, लखनऊ यानी पीजीआई थाने में लाती है, उससे बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद उससे पूछा जाता है कि जो भी कहानी है तुम अपने मुंह से बताओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सही सही कहानी होनी चाहिए। इधर उधर की बात करने की कोशिश की तो पुलिस तुमसे सच उगलवाने की भी तरकीब जानती है। अब आखिरकार जब उससे बात पूछी जाती है तो उसने कहा कि उसके पिता का नाम रमेश यादव है और उसके पिता डेयरी चलाकर उसके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस लड़के का नहीं, यानी कि निखिल का जो नंबर है वो 2nd नंबर है, और वो बीए यानी कि स्नातक का एक स्टूडेंट है। उसे लगभग 2 साल पहले अचानक ही उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है, जो कि इसने अखबार में ऐड देखा। अखबार में ऐड देखने के बाद उसने उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड जब कर रहा था तो उससे कुछ एक्सेस पूछे जाते हैं, जानकारी मांगी जाती है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट के लिस्ट में जितने भी नंबर हैं अगर हम उसको देख रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके मोबाइल में फोटो और वीडियो हैं, अगर वो हम उसका एक्सेस हमारे पास आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जब अलाउ कर देते हैं, यस कर देते हैं, तो वो मोबाइल अब अपने हाथों में कहां रहा, वो मोबाइल तो दूसरे के हाथों में चला गया। अब इसी बीच में उसने गेम खेलना जब शुरू किया है, एविएटर नाम का एक गेम होता है, जब उसे खेल रहा था तो खेलते खेलते उसने पैसे जीतने शुरू कर दिए। कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 1000, तो कभी 2000। इस तरह से वो पैसे जीतता था। जो पैसे उसके पास आते थे तो उसे लगता था कि अब तो घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है, ना कुछ बाहर मेहनत करने की जरूरत है। पापा तो इतना दूध में इतना बेचकर भी नहीं कमा पाते जितना कि वो गेम खेल खेल कर कमा लेता है। ऐसे करते करते जब वक्त आगे बढ़ने लगता है तो वो और ज्यादा गेम जीतने लगता है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ गेम खेलने के दौरान कुछ हथियार खरीदने पड़ते हैं, और जब हथियार खरीदने पड़ते हैं तो उसका पे करना पड़ता है। यानी कि वो जीत भी रहा है और गेम में आगे बढ़ने के लिए उसने पैसे भी खर्च करने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो उससे इनकम होती रही, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ने लगता है तो उसकी इनकम घटने लगती है। अब वो गेम हार भी जाता है। ऐसे करते करते और आगे वक्त बढ़ता है, उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अपने दोस्तों से कहा कि भैया मुझे यार कुछ पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अलग अलग कई दोस्तों से उसने पैसे लिए, लेकिन वापस नहीं होते थे, क्योंकि जितना वो पैसे खर्च कर रहा है उतना कभी माइनस हो जाया करता था, कभी प्लस हो जाया करता था। माइनस ज्यादा होता था और प्लस होता था कम। कब 1 साल गुजर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो गेम के और लेवल पर बढ़ता चला जाता है, और देखते ही देखते वो थोड़े बहुत नहीं लगभग 10 लाख रुपए माइनस में पहुंच जाता है। और जब उसके मोबाइल के माध्यम से उसके जो ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है तो 1 साल में उसने लगभग 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। यानी कि पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे पैसे आने और जाने में 10 लाख रुपए वो माइनस में चले जाता है। उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है, महिला मित्र होती है, उससे भी उधार लिया हुआ था, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो कर्जे में आ रहा था। इसी बीच में ये भी दावा किया जाता है, ये भी बताया जाता है कि उसके मोबाइल में कुछ उसकी आपत्तिजनक फोटो होती हैं, आपत्तिजनक वीडियो होती हैं। वो किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका जो एक्सेस था वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिनके हाथ में एप्लीकेशन की पूरी पावर होती है। इसी बीच में उसको आदत पड़ जाती है लोन लेने की। तो कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जैसे कि एम पॉकेट, राम फिनक्रोप, साथ ही फ्लैश वॉलेट, ऐसी लगभग 6 एप्लीकेशन होती हैं जिनसे वो पैसे लगातार उधार ले रहा था, लेकिन उसका ब्याज दर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी बीच में उसने
धमकियां भी आने लगती हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो गेम खेलना ही पड़ेगा, और गेम नहीं खेलोगे तो हम तुम्हारी फोटो को वायरल कर देंगे। अब उस लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उधर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने उसको पैसे दिए थे, यानी कि लोन दिया था, वो भी धमकी दे रहे थे कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें रुस्वा कर देंगे, तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे। परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे। तभी उसे पता चलता है जो उसकी माँ है ये 1 अक्टूबर 2025 को उसकी नानी के गांव यानी कि काकोरी में गई हुई है। तो वो अपनी मां को लेने के लिए 3 अक्टूबर 2025 को खुद ही नानी के घर जाता है। अपनी मां रेणु यादव को लेकर घर वापस आता है। दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में वो मां अपनी कुछ काम करने लगती है और मां के हाथ में ही घर की जो अलमारी थी उसकी चाबी रखी हुई थी। इसी बीच में मौका पाते ही उसने मां के हाथ से, या फिर जहां भी मां छुपा के रख रही थी, जब नानी के घर से आती है तो उसकी चाबी वो अपने कब्जे में ले लेता है। और इसी बीच में उसने अपने घर के जो अलमारी वगैरह थी उसे खोलकर, और जो जेवरात रखे हुए थे, नकदी रखी हुई थी, उस पर उसने हाथ साफ करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में मां का मंगलसूत्र था और मां की नजर उस पर पड़ जाती है। मां उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं भी तो समझूं कि आखिरकार यहां लगातार मेरी जो ज्वेलरी है वो कभी भी यहां से गायब हो जाती है। आखिरकार तुम इसे गायब कर रहे थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। मां ने उसे डांटा, आने दे तेरे पिताजी को, जब आ जाएंगे तो आज तेरे पिताजी ही तुझसे बातचीत करेंगे। मां ने गुस्से में कुछ इसी लहजे में अपने बेटे से जब इस तरह की बात कही है, वहीं पास में ही एक पेचकस रखा हुआ था। लड़के को इस कदर गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी मां के पास जाता है और मां के पास जाने के बाद एक अपनी मां की गर्दन पर वो वार कर रहा था। मां ने इस बीच में चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो वो इतना शातिर था कि उसने टेलीविजन की आवाज को कुछ इतना तेज कर दिया कि आसपास के घरों तक मां के चीखने की आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन टेलीविजन पर जो आवाजें आ रही थी वो जोर पड़ोस में पहुंच रही थी। और उसने मौका पाते ही मां की गर्दन पे भी कई बार उसने पेचकस से वार किया, मां के सीने में भी उसने कई बार पेचकस से वार किया और मां जमीन पर गिर जाती है। जो ब्लड के फव्वारे थे वो शरीर से निकलने लगते हैं, चाहे वो गर्दन से निकल रहे हो या सीने से निकल रहे हो। और जैसे ही मां जमीन पर गिर जाती है तो इतने पर भी वो नहीं थकता है, इतने भी उसके मन में डर नहीं बैठता कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। घरेलू जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, वो लगभग 15-20 किलो के आसपास तो उसका वजन होता ही। अगर गैस उसके अंदर है तो वो और भी ज्यादा होता है। उसने वो पूरी ताकत से उसे उठाया और पूरी ताकत से उठाने के बाद अपनी मां के ऊपर मारा, फिर उठाया उसने, फिर मारा, फिर उठाया, फिर मारा। इस तरह से 3 बार उसने अपनी मां को मारा। मां का तड़प तड़प के दम निकल जाता है, वो मर जाती है। जल्दी से वो अपना बैग पैक करता है, जो भी ज्वेलरी थी, जेवरात थे, उन्हें पैक करता है। और इस बीच में हवड़ तवड़ में बहुत सारा सामान जो था घर का वो इधर उधर फैल जाता है। उसके बाद वो अपने बैग, पिट्ठू बैग में रखता है। पिता की घर पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और मोटरसाइकिल को वो उठाता है। उठाने के बाद वो यहां से कैंट की तरफ जाता है। कैंट की तरफ जाने के बाद फिर वो चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और एक जो स्टैंड होता है, स्टैंड पर जाकर अपनी बाइक को खड़ी कर देता है। इसी बीच में रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वो रोने की एक्टिंग कर रहा था और रोते रोते उस पर एक लड़के की नजर पड़ जाती है। उस लड़के ने उसे देखा और देखने के बाद उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि मेरे ना माँ है, ना मेरे पिता है, ना मेरा घर में कोई है और मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ रहने सहने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। कई बार तो ऐसा होता है कि फाके से जिंदगी गुजर रही है, कई बार तो रोटी भी हाथ नहीं आती है। उस लड़के को दया आ जाती है, उससे वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसका फोटो अखबार में देखने के बाद सूचना पुलिस को जब दी जाती है तब ये कहानी लोगों के सामने आ जाती है। जब तक ये पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, जब ये गायब था तो पुलिस ने कई ऐसी पहलुओं पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया था। पुलिस को यह मालूम हो चुका था कि वो उधार ले रहा है दोस्तों से भी, क्योंकि जब पुलिस ने जब उसके साथियों से सीडीआर की मदद से कि आखिरकार किस किस से बातचीत करता है, तो पुलिस को एक ट्रैक मिल गया था। पुलिस अपने सही ट्रैक पर चल रही थी। और जब पुलिस ने अखबार वालों को यह बयान देना शुरू किया, अखबारों में, सोशल मीडिया पर यह खबर आनी शुरू हुई थी कि एक लड़के ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया है, तो पिता राकेश यादव को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि पुलिस डकैतों को बचाना चाहती है और वो उसके बेटे को फंसाना चाहती है। जैसे ही ये बात उस लड़के के परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों ने इसे विरोध भी किया था। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और बाप और बेटे का आमना सामना कराया, तब अपने बाप के सामने जो बेटा बैठा हुआ था तो बाप ने बेटे से पूछा कि जो भी पुलिस ने कहा है क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। उसने रोते हुए, तो बिल्कुल भी नहीं, उस पर बिल्कुल चेहरे पे शिकन भी नहीं थी, उसने कहा पिताजी पुलिस बिल्कुल सही कह रही है, जो भी है यही सच है। बस इतना सुनना था। पिता को इतना गुस्सा आता है, पिता जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कानून से मांग करता हूं कि मेरे बेटे को फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक ये मर ना जाए। मुझे ऐसे बेटे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जिस तरह से मोबाइल जो गेम है, इन पर हालांकि सरकार की तरफ से कई गेम पर पाबंदी भी लग चुकी है, लेकिन अभी भी कई गेम ऐसे हैं जो मोबाइलों में लगातार चल रहे हैं और लड़कों को, बालकों को, लड़कियों को उन्होंने अपने जाल में फंसाया हुआ है, उलझाया हुआ है। अगर ऐसी कोई बात है, कोई बालक अगर इस तरह से जाल में उलझा हुआ है, यदि उसके कुछ एक्सेस, उसके फोटो, उसके कुछ चीजें अगर उनके पास पहुंच गई हैं,
तो कम से कम वो अपने परिवार से, अपने घर वालों से बातचीत करें। और बातचीत करने के बाद जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक रास्ता नहीं खुलेगा, और बिना बातचीत के रास्ता खुल नहीं सकता। और ऐसे अगर नहीं बात की तो वो उलझते चले जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में एक दो नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। या तो बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, या फिर बच्चे अपनी मां को मार देते हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर देते हैं।